अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आजकल आप ऐसे ही अगर टीवी ऑन करें ना तो हर तरफ आपको पाकिस्तान के अंदर एक ही खबर देखने को मिल रही है। अगर वो हेडलाइंस हों, टीवी शोज़ हों, बल्कि उसको पूरा कैच करने की कोशिश की जा रही है। और वो खबर क्या है जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। अब इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अगर पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो आप कह लें कि खबरों में सिर्फ ये एक ही खबर चल रही है। अब एक तरफ तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं और उसको आप कह लें कि कैच करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ हैं। अब पाकिस्तान आप कह लें कि दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है किस मामले में जी? दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के मामले में। अब ये हैं ग्राउंड रियलिटीज़। एक तरफ तो हुकूमत वो सारी कोशिश कर रही है ना, और ये कोई आप कह लें कि बड़ी संजीदा चीज़ें हैं, बड़े मतलब आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही है। और फिर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप कह लें कि मामलात यूँ के तूँ हैं और कोई चीज़ें हमें ठीक होती नज़र नहीं आ रही हैं, मतलब जिस तरह चीज़ें जा रही हैं। और फिर PTI के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पता है ना कि PTI के जो मामलात हैं, मैंने कोशिश की कि कुछ लोगों से बात की जाए और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस सूरत हाल को समझने की कोशिश की जाए कि आखिर PTI में चल क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ तो देखें ना कि PTI ने कहा जी कि अडयाला के बाहर हम एहतजाज करेंगे, फिर कुछ ये भी खबरें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबरें आ रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो PTI के कुछ लोगों से बात हुई और उनसे जानने की कोशिश की कि बेसिकली करंट सिचुएशन के अंदर PTI के साथ चल क्या रहा है। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई हैं जो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो जो बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही थी, जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो दरवाज़ा बंद हो गया है। तो PTI के लोगों ने बताया जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की खबरें दी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, और बल्कि जो उनकी जानिब से मुझे बताया गया और जो मैंने उन सारी चीज़ों से अज्यूम किया वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अब तक जो हमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप इस सिस्टम को चलने दें 3 साल तक। ये जो सिस्टम सारा मौजूदा बनाया गया आप इसको चलने दें। और हाँ, एक और बात उन्होंने जो की थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आने वाले वक्त की भी कोई गारंटी नहीं है कि 3 साल के बाद क्या होगा, लेकिन आप इस सिस्टम को चलने दें और उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या चीज़ें करनी है। अब ये तो मतलब कहने की कोशिश पहले भी मैंने आपको बताया, और ये तो बड़ी देर से ये चाह रहे हैं कि सिस्टम को इसी तरह चलाया जाए। जिन लोगों के साथ इस सिस्टम को अब लेकर आगे चलना है, जैसे भी मामला आते हैं, सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब इस पर खामोश बैठ जाएं, वो कोई भी बात ना करें, ना ही नए इलेक्शंस की बात करें, ना ही इस सिस्टम के ख़िलाफ़ को बात करें, और वो खामोशी से बैठ जाएं तो ये मामलात ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इन बातों पर रजामंद होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो खामोश नहीं ना बैठ सकते। उन्होंने तो कहा है कि मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठूंगा। फिर ये भी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही। अब जब सियासी मुलाकात पर पाबंदी है, अब आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर आखिरी दफ़ा जब मिले थे और वो भी बड़ी मुश्किल से मिले थे, या खान साहब के कुछ लायर्स उनसे मुलाकात करते हैं। अब जो उनके लायर्स हैं, कुछ इस तरह के लायर जो सियासी मामलात भी कह लेंगे थोड़े बहुत डील करते हैं, बाकी वो कानूनी चीज़ों को तो लेकर चल रहे हैं, तो उनकी कुछ खान साहब से गुफ्तगू हुई। अब जो उनकी जानिब से बताया गया वो यही बताया गया कि खान साहब इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, और खान साहब ने कहा जी कि बिल्कुल ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये कतई नहीं हो सकती। और एक उसकी इसकी उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा कि अगर आज मैंने उनकी कोई एक बात मान ली तो ये रास्ता खुल जाएगा, फिर वो कल को मेरे से और बातें भी मनवाएंगे और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और ख़ास तौर पर खान साहब नहीं चाहते कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पर उनसे बात की जाए। मतलब अगर खान साहब चाहते हैं कि अगर बात होनी है तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हों, ये ना हो कि किसी की कोई डिमांड हो, मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं उस बात को मानूं। तो खान साहब असल में थोड़ा सा ये चीज़ चाहते हैं। और फिर खान साहब ये कतई नहीं चाहते हैं कि सिस्टम को चलने दिया जाए या नए इलेक्शंस की बात ना की जाए, या जिस तरह से कहा जा रहा है जी कि 3 साल के बाद के कोई पता भी नहीं है कि क्या होगा, लेकिन 3 साल इस सिस्टम को चलने दिया जाए। तो खान साहब इस तरह की तो सूरत हाल बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फिर जो मैंने आपको वही बात बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि खान साहब चाहते हैं कि कोई भी उनसे डिमांड ना की जाए। अगर डिमांड की जाएगी तो खान साहब को पता है कि ये दरवाज़ा खुल जाएगा। आज एक बात माननी है, कल को दूसरी, तीसरी, और ये सिलसिला चलता रहेगा और वो फिर एक के बाद एक मनवाते रहेंगे। तो इसीलिए खान साहब चाहते हैं कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर उनसे बात की जाए। अच्छा, भाई खान साहब मान नहीं रहे हैं तो उनको मनाने की कोशिश तो फिर की जा रही है, और वो किस तरह से जा रही है। कुछ लोगों को अब कहा जा रहा है कि वो अपना किरदार अदा करें और खान साहब से बात करें और उनको मनाने की कोशिश करें। अब ये तो देखना है कि फिर वो बात होगी तो क्या मामलात सामने आते हैं या क्या चीज़ें आती हैं। फिर मैंने आपको बताया खान साहब पर अब सियासी पाबंदी या मुलाकात नहीं हो सकती है जेल में। तो इस हवाले से उमर अयूब साहब भी कल गए हुए थे जेल के बाहर। मैंने आपको बताया था अहमद खान बचर साहब थे, उनके साथ बाकी लोग भी थे, जुनेद अकबर साहब थे। तो वो सारे लोगों की जब मुलाकात नहीं हुई है तो आज उमर अयूब साहब ने किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन कह लें दायर की और उसमें उन्होंने फ़रीक बनाया जी सुप्रीडेंट अडयाला जेल को।
और ये खैर को पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तो हर हफ्ते होता है। होता क्या है कि वो जाते हैं कोर्ट के अंदर, वहाँ से परमिशन लेते हैं खान साहब से मुलाकात के लिए, जब जेल आते हैं तो उनकी बात को नहीं सुना जाता, वो फिर वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं जी कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया, तो कोर्ट दोबारा से एक ऑर्डर जारी कर देता है, वो फिर जाते हैं। तो ये सिलसिला बहुत देर से चलता आ रहा है। बहरहाल अब इसमें देखना होगा कि अब इस पर कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं, क्योंकि हर दफ़ा मैंने आपको बताया ना कि फिर कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये कोई पहली दफ़ा नहीं गए पीटीआई के लोग और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और कोर्ट बाकायदा इस पर ऑर्डर देता है जो कि नहीं माने जाते हैं। जेल हुकाम की जानिब से हर दफ़ा कोई ना कोई वजह बनाकर उनको वापस भेज दिया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा जी कि क्या होता है। और फिर दूसरी तरफ ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने जी एहतजाज की कॉल दी है अडयाला के बाहर, और सुनने में कोई ऐसा आ रहा था जी कि पीटीआई वहाँ पर को अपना एहतजाज करेगी और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि जितने उनके वर्कर्स हैं वो जमा हो और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। अगर पीटीआई अडयाला के बाहर जी एहतजाज करती है तो कहा गया जी कि अगर पीटीआई ऐसा करेगी तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और पीटीआई को इस चीज़ का नुकसान होगा, तो पीटीआई ऐसा ना करे, उनको मना किया गया। अब नुकसान उनको यही हो सकता है कि जब उनके वर्कर्स वहाँ पर आएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि खान साहब को किसी और जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, कोट लखपत या किसी और जेल के अंदर भी। और ये आपको याद होगा वफाकी वज़रा ये अक्सर बात करते नज़र आते हैं, और फिर एक उनको बहाना भी मिल जाएगा, खान साहब से मुलाकात पहले नहीं करवाई जा रही है, और अगर कोई ऐसी सूरत बन गई तो उसके बाद तो एक उनको बहाना मिल जाएगा और उसके बाद तो मुलाकात करवाई नहीं जाएगी। तो इसलिए पीटीआई को ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। बहरहाल वो पीटीआई को जब रोका गया तो मेरी जब कल पीटीआई के लोगों से बात हो रही थी तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पीटीआई का कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि पंजाब से कुछ आवाज़ें आ रही थी या केपीके से आवाज़ें आ रही थी, तो क्या वाकई आप लोग को एहतजाज करने जा रहे हैं अडयाला के बाहर। तो उन्होंने बताया जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने ये तो कभी भी नहीं सोचा कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज के लिए आएँ या कुछ भी इस तरह का। हाँ, जो प्लान उन्होंने कहा हमने किया है वो था कि एमपीएस और एमएनएस को इकट्ठा किया जाए, और उन्होंने कहा जी कि हमने उनसे कहा है कि वो अपनी राहतदारी ज़मानत, जिन लोगों को जमानतें हैं वो राहतदारी ज़मानत के बाद वहाँ पर जमा हों और शायद हमको इस तरह का एहतजाज का प्लान करें। और फिर उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी का भी ज़हन बना रखा है, अगर एमपीएस को एमएनएस को गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम देखें ना कि एक उस पर हवा बनेगी पीटीआई की, कम से कम ये कहने जोगे होंगे अगर एमपीए एमएनए को गिरफ्तार किया जाता है तो ये प्लस पॉइंट जाएगा पीटीआई के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये भी तैयारी कर रखी है कि हमारे जो एमपीएस है एमएनएस है उनको फिर जो है वो अगर गिरफ्तार होना भी पड़े तो हमें कोई मसला नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो भी जाए। लेकिन फिर देखें ना कि अगर रमज़ान के बाद पीटीआई एक बड़ा प्लान कर रही है और वो एक नई तहरीक लाने जा रहे हैं, अब जब वो नई तहरीक लाने जा रहे हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल में उनका एमपीएस का एमएनएस का अरेस्ट होना पीटीआई के हक़ में बेहतर होगा? तो ऐसा तो होता नज़र नहीं आ रहा। आज देखें ना कि अगर एमएनएस एमपीएस वहाँ पर जमा होते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जिस तरह फिर ये रमज़ान के बाद प्लान कर रहे हैं तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी। खैर पीटीआई क्या चाहती है, पीटीआई ने अब कुछ इस तरह के भी फैसले किए हैं कि पीटीआई चाहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसका कम से कम हमें फ़ायदा हो, ना कि ये नहीं पीटीआई पहले की तरह करना चाहती कि कुछ इस तरह के स्टेप ले लिए जाएं और बाद में पता चले और फिर उन चीज़ों का नुकसान हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सारी इन चीज़ों पर खान साहब की मुशावरत बहुत ज़रूरी है, जो कि पीटीआई की मुलाकात नहीं हो रही है। अगर खान साहब से उनकी मुलाकात हो, उनको कुछ गाइडलाइंस कुछ डायरेक्शन फिर खान साहब की जानिब से मिलें तो पीटीआई के लिए चीज़ें क्लियर हों। और हमेशा पीटीआई एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि हर चीज़ पर फैसला तो लेना होता है खान साहब ने। अब खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है तो फिर इस हवाले से अब देखना होगा, अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी कि पीटीआई का अगला लाएअमल क्या है, अडयाला के बाहर एहतजाज होगा या फिर क्या है कि रमज़ान के बाद जो तहरीक का प्लान कर रहे हैं तो चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अच्छा जी, पीटीआई की सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रखी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको भी पता है कि वहाँ पर एहसन इकबाल साहब के साथ क्या कुछ हुआ है और वो क्या मामला थे कि एक स्टूडेंट ने उनका जिस तरह से तारुफ़ करवाया और एहसन इकबाल साहब जिस तरह उस वीडियो में हंसते हुए नज़र आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस वीडियो पर बात की जा रही है। और बात देखें ना कि ठीक है जी, पहले तो ये कि मैं आपको लड़के ने क्या कहा था एग्जैक्टली वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये उस सियासी जमात के रुकन है जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया। और फिर उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात में धांधली की और नाजायज़ तरीके से हुकूमत बनाई, हालांकि उन्होंने 272 में से सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। अब ये एहसन इकबाल साहब का वहाँ पर तारुफ़ करवाया गया और उनकी जमात का तारुफ़ करवाया गया जिस पर एहसन इकबाल साहब हमें हंसते हुए नज़र आए। अब फिर एहसन इकबाल साहब की जानिब से पहली बात तो जी वो उन्होंने कहा कि वो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हवाले से उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट बेसिकली कौन था, उस हवाले से उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा जी कि ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में मेरे मुखालिफ बहस का आगाज़ एक पीटीआई के हामी तालिब इल्म असद ने किया। ये कहा गया जी कि एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो कि इमरान खान के चांसलर
बनाने की नाकाम मुहिम भी चला चुका था। कि जब वो चांसलर का मामला जो ऑक्सफोर्ड का चल रहा था, उन्होंने कहा जी कि वो नाकाम मुहिम भी ये चला चुका था पहले, और इसने पाकिस्तान को एक बदमाश रियासत के तौर पर पेश किया और इमरान खान को लिबरल जमहूरियत का चैंपियन करार दे दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की हामी अपने लीडर की करप्शन का दिफा करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये कहा जी एहसन इकबाल साहब ने। लेकिन देखना पता है क्या है कि ये जो नौजवानों की आवाज़ उठती है और नौजवान बात करते हैं और फिर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अगर वो पाकिस्तान के अंदर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जी कि इनको पकड़ लिया जाए, ये बोले क्यों हैं। और अगर वो मुल्क से बाहर होते ही की बात की जाती कि इनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए। जब आपके अंदर फिर सुनने की हिम्मत ही नहीं है और फिर एक ऐसे हालात से आप गुजर रहे हों और सारी चीज़ें हों कि आप बोलने वाले के लिए इतनी स्पेस ही ना छोड़ें, तो फिर लोगों की आवाज़ें तो उठेंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये बातें की क्यों जाती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर जाहिर बात है, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के चैम्पियन हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। और एहसन इकबाल साहब ने एक और चीज़ है कि जिस तरह से वहाँ पर फिर इमरान खान का तारुफ करवाया और कहा जी कि वो तालिबान के बड़े सपोर्टर हैं और वो तालिबान के हक़ में हैं, या तो था ना कि एहसन इकबाल साहब उस स्टूडेंट की उन बातों का जवाब दे देते, चलो तो समझ आती थी। और फिर खान साहब को या तो इधर पाकिस्तान आते हैं तो हमें ये कहते हैं जी कि वो यहूदी एजेंट है, और जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको कहते हैं जी कि ये तो प्रो तालिबान है, ये तो तालिबान का हामी है। तो आप हजूर खुद सोच लें कि वो यहूदी एजेंट है या तालिबानों का हामी है, ताकि हमें भी क्लियर हो जाए। इधर आते हैं तो कुछ और मौक़िफ़ है, वहाँ जाते हैं तो आपका कुछ और मौक़िफ़ है। लेकिन ये असल में जिस तरह की सूरत हाल में ये मामला हुआ है, ये होना तो नहीं चाहिए था। पर कल से आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं और मैंने कहा क्यों ना उस हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। जो तफसीलात मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा जी, बाकी आगे जो हमारे पास खबरें हैं वो थोड़ी सी आ रही हैं एहतजाज के हवाले से, और मैं आपको एहतजाज का बता रहा हूँ। और एहतजाज तो फिर आज ही होगा, अब अडयाला के बाहर नहीं होगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर होगा और एहतजाज आज ही होगा। ये ग्रैंड अलायंस जितना भी अपोजिशन का बना है, उन्होंने ये एहतजाज प्लान किया है। और एहतजाज करने की जो उनकी वजह ये है कि इनके साथ आप अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में बीएनपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं साजिद तरीन साहब, जिनके ऊपर एक FIR की गई और FIR में उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ तकरीबन दर्जन के करीब लोग भी हैं जिन पर FIR की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस पर जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, उन्होंने एहतजाज करने का प्लान किया। और सिर्फ यही नहीं, फिर साथ आप कह लें कि PTI के जो 2 सेनेटर्स हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि एहतजाज करेंगे, और उन्होंने भरपूर एहतजाज का ये प्लान किया। आज सेनेट का जो कह लें सेशन होना है, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि एहतजाज होगा। फिर कौमी असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया, तो वहाँ पर भी एहतजाज होगा। अब जी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने यह फैसला किया है कि ठीक है, एहतजाज बाहर तो होगा, लेकिन उससे पहले जो है असम्बली के फ्लोर पर ये आपको एहतजाज उनकी तरफ से देखने में नज़र आएंगे। और फिर ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब PTI इस बात का इंतज़ार कर रही है और वो ये देख रहे हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान उनके साथ आते हैं या नहीं आते। क्योंकि मौलाना फजल रहमान अब देखें ना कि बाकी सारी जमातें तो उनके साथ गए, अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनके साथ हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है मौलाना फजल रहमान की। और मौलाना फजल रहमान ही अगर देखें ना कि PTI के बाद मौलाना फजल रहमान ही है जिनके पास एक मैन पावर भी है। और PTI इसलिए भी चाहती है कि अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ आ जाएंगे तो फिर जो कुछ 26 नवंबर को हुआ था वो रिपीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ठीक है, PTI को तो वो रोकते हैं, PTI के लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन अपोजिशन की जब सारी जमातें कह लें कि बाहर निकली होंगी या कोई एहतजाज कर रही होंगी तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। तो इसलिए PTI भी ये चाहती है कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ हों, और इसीलिए मौलाना फजल रहमान को आप कह लें कि इस खेल का एक मेन खिलाड़ी भी समझा जा रहा है। बहरहाल अब तक मौलाना फजल रहमान की जानिब से तो कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना होगा कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ जाते हैं या नहीं जाते। अब ये तो कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है जो कि बड़ी अहम खबर है, और वो आ रही है 9 मई के लोगों के हवाले से। अब कुछ लोगों की क्या है कि ज़मानत हुई थी और ज़मानत के बाद उनको रिहाई मिल गई थी। अब तक उनका ट्रायल तो खैर चल रहा था, लेकिन उनको रिहाई मिल गई थी। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया जी कि इन्होंने जाकर एक अपील फाइल कर दी और इन्होंने कहा जी कि इनकी जो ज़मानत मंजूर की गई है वो उसको जी खारिज किया जाए। अब जब ये उन्होंने अपील की तो ये केस पहुंच गया जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी 11 मार्च को ये केस कह लें कि लगना है, और इसके लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा कि ये केस किस तरफ जाता है। और पंजाब हुकूमत के आप कह लें कि ये अपील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा है, तो इस पर क्या फ़ैसला आता है ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।